प्रिय व्यूवर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर M.K. आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र शुरू हो चुका है और इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता पर आधारित एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो हम लोग सबसे पहले आज जानते हैं कि इस यूनिट के अंतर्गत कितनी बातों का अध्ययन करना है, कितने टॉपिकों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग राष्ट्रीय आय क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, किन किन आधारों पर कैलकुलेट किया जाता है, लेखांकन का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इस यूनिट के अंतर्गत हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा जानना है हम लोग को कि राष्ट्रीय आय का प्रकार कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय का प्रकार। तीसरी बात जानना है कि हम लोग राष्ट्रीय अंतर्गत राष्ट्रीय आय कह लीजिए, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित अवधारणा। तीसरा में हम लोग देखते हैं कि चौथा में हम लोग देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादित वस्तुओं का वर्गीकरण कहिए, वर्गीकरण। आगे हम लोग देखेंगे कि सकल निवेश, शुद्ध निवेश, तथा मूल्यह्रास की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन। आगे हम लोग देखेंगे, इतना जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, इसी को तादाद में भी बोलते हैं, तादात्म्य यानी सेट बोलते हैं, सेट। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, समूह, तादात्म्य या सेट, जिसमें हम लोग
देखेंगे, क्या देखेंगे, जीडीपी को देखेंगे, जीएनपी को देखेंगे, एनडीपी को देखेंगे, एनएनपी को देखेंगे, अलग अलग मूल्यों पर, मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, करेंट प्राइस पर, फिक्स्ड प्राइस पर, इन सभी मूल्यों पर इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और कॉन्सेप्ट इसमें है, जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद आपका प्रयोज्य आय, ये सब को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय की मापन का। राष्ट्रीय आय की माप 3 विधि से किया जाएगा। एक को हम लोग बोलेंगे उत्पाद विधि, दूसरा बोलेंगे आय विधि, और तीसरा को हम लोग बोलेंगे उत्पाद विधि, आय विधि, और तीसरा होगा मेरा व्यय विधि। ये 3 विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की माप भी करेंगे, और अंत में हम लोग देखेंगे कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय या जीडीपी में वृद्धि, राष्ट्रीय आय या जीडीपी में वृद्धि का राष्ट्रीय आय जीडीपी वृद्धि का कल्याण के साथ क्या संबंध है, देश के लोगों का कल्याण के साथ क्या संबंध है। तो इतना बातों का अध्ययन हम लोग को इस यूनिट में करना है, जिसका समष्टि अर्थशास्त्र का ये यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, और इसमें हमें इतनी बातों का अध्ययन करना है। तो आपको हम कुछ बता देता हूँ, जैसे ये मेरा है समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादित वस्तुओं का वर्गीकरण। ये इस चैनल पर वीडियो नंबर 1 है। वीडियो नंबर 1 इसी टॉपिक पर बनाया गया है। वीडियो नंबर 2 इस टॉपिक पर है, सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास की अवधारणा। उसके बाद हम लोग एक और जो बात की इसमें कि हाँ, एक और टॉपिक यहाँ पर बच गया है, अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र। अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र, चलो इधर लिखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि 4 होता है: परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, उसके बाद सरकारी क्षेत्र, और उसके बाद होता है बाह्य क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र। तो ये मेरा है वीडियो नंबर 3। उसके बाद है वीडियो, एक और टॉपिक यहाँ जो इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे, ये इसके बाद करेंगे हम लोग कि जो वीडियो नंबर 4 होगा, 4 के रूप में अपलोडेड है, और उसमें है कि राष्ट्रीय आय का वर्तुल पहलवा। राष्ट्रीय आय का वर्तुल या चक्रीय प्रवाह। अब यहाँ पर वीडियो नंबर 4 ये है, जिसमें हम लोग वीडियो नंबर 4 में 2 क्षेत्र में
चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे। फिर 3 क्षेत्र में चक्रीय प्रवाह की बात किए हैं। फिर 4 क्षेत्र में चक्रीय प्रवाह की बात की है। तो ये वीडियो नंबर 4 में 2 क्षेत्र वाला बात किया हुआ है। वीडियो नंबर 5 में 3 क्षेत्र वाला और वीडियो नंबर 6 में 4 क्षेत्र वाला चक्रीय प्रवाह की बात किया हुआ है। चक्रीय प्रवाह क्या होता है उसमें भी हम लोग 2 बात का और जिक्र किए हैं इसमें कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का अर्थ क्या होता है, उसका भी जिक्र यहाँ पर कर चुके हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग जो नहीं किए हैं अभी तक उसको शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग आज का वीडियो लेक्चर जैसे नाम ही है राष्ट्रीय आय, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका अर्थ और परिभाषा क्या होता है। हम लोग प्रकार को भी देख लेंगे और प्रकार को देखने के अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं कि इसका ये राष्ट्रीय आय का लेखांकन और महत्व का अर्थ क्या होता है उसको हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में फोकस करते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित अवधारणा में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे आपका हो गया कि कुल मांग आएगा। कुल मांग से आप क्या समझते हैं? कुल पूर्ति से आप क्या समझते हैं? कुल निवेश से आप क्या समझते हैं? तो इस तरह की बातें आती हैं। इसको हम लोग सकल मांग के भी नाम से जानते हैं। सकल मांग, हाँ, सकल पूर्ति, सकल निवेश, यानी कुल को हम लोग सकल भी बोलते हैं, ये आप लोग को समझना है। तो कुल मांग का अर्थ क्या होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में या देश में अर्थव्यवस्था की प्रमुख इकाइयों द्वारा एक वर्ष की अवधि में कितनी कितनी मांग की गई, उसे हम लोग कुल मांग के नाम से जानते हैं। कुल पूर्ति का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रमुख इकाइयों द्वारा किसी वस्तु या सेवा की कितनी मात्रा पूर्ति की गई, कुल पूर्ति के नाम से जानते हैं। कुल निवेश का मतलब होता है निवेशकों द्वारा कितना एक वर्ष की अवधि में निवेश किया गया, जिसे हम लोग कुल निवेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग, ये है आपका समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ अवधारणा। कुल मांग क्या होता है, कुल पूर्ति क्या होता है, कुल निवेश क्या होता है, ये सब बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है, उसी का हम लोग पहले बात कर लेते हैं, तब फिर प्रकार की चर्चा करेंगे। तो अगर अर्थ की हम लोग बात करें तो राष्ट्र का मतलब होता है देश, और आय का मतलब तो आप जानते हैं कि देश की आय, देश की आय को हम राष्ट्रीय आय कह सकते हैं साधारण भाषा में। लेकिन जब इसकी परिभाषा की बात होती है तो थोड़ा चीज़ें बदलती है, और वो क्या बदलती हैं सो देखिए। देश की आय को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे तो क्या देश के पास पैर हाथ है जो देश कहीं काम करेगा और उसको आय की प्राप्ति होगी? नहीं। तो देश के लोगों के पास पैर हाथ होता है, उन्हें भूख लगती है, उन्हें कहीं अपनी सेवाएं देना होता है और बदले में पारिश्रमिक मिलती है, तो जिसे हम लोग कारक आय के भी नाम से जानते हैं। यानी कि परिवार क्षेत्र को कारक सेवाओं का स्वामी कहा जाता है, चूँकि वे परिवार क्षेत्र जो होते हैं वो कारक सेवाएं प्रदान करते हैं, मेहनत प्रदान करते हैं, पूंजी प्रदान करते हैं,
तो इस तरह की कारक सेवाएं प्रदान करते हैं और कारक सेवाएं प्रदान करने के बदले में परिवार क्षेत्र के लोगों को पारिश्रमिक प्राप्त होता है, कारक आय प्राप्त होता है और वे कारक आय एक देश के सभी लोगों द्वारा एक वर्ष में उन लोगों द्वारा कितनी कितनी कारक आय प्राप्त की गई उसके योगफल के रूप में हम लोग राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं। तो परिभाषा में क्या होता है कि एक वर्ष की अवधि में देश के सभी लोगों के द्वारा जितनी कारक आय प्राप्त की गई उसके योगफल को राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा के रूप में और आप क्या शामिल कर सकते हैं, तो कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी जाती है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये सब बातें होगी। एक वर्ष की अवधि में देश के सभी लोगों द्वारा जितनी कारक आय प्राप्त की गई उसके योगफल को हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब परिवार क्षेत्र के लोग कारक सेवाएं प्रदान करते हैं तो कुछ न कुछ वस्तु या सेवा का सृजन होता है, उसकी एक मात्रा होती है। तो एक राष्ट्र के सभी लोगों के द्वारा जितनी कारक सेवाएं प्रदान की गई और उससे जितनी मात्रा में वस्तुएं को हम लोग गुड्स बोलते हैं और सेवाएं को सर्विसेज बोलते हैं। वस्तुएं और सेवाएं का सृजन हुआ और उस सृजन हुआ उसे हम लोग राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। देश के एक वर्ष की अवधि में देश के सभी लोगों द्वारा जितनी कारक सेवाएं प्रदान की गई उस कारक सेवाएं से जितना वस्तुओं और सेवाओं का सृजन हुआ उसके योगफल को हम लोग राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब एक देश का राष्ट्रीय उत्पाद कितना है जो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है, और अभी मुझे मालूम नहीं है। तो राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा को हम लोग Q मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? Q। तो एक कॉन्सेप्ट इधर आया राष्ट्रीय उत्पाद, और इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय आय। अब ये राष्ट्रीय उत्पाद एक मात्रा हो गई Q, तो इस उत्पादन की मात्रा का कुछ ना कुछ कीमत होगा। अब कीमत होगा और उस कीमत से इसको गुना कर देंगे तो एक वैल्यू प्राप्त होगा जिसको हम QP कह सकते हैं, और यही वैल्यू जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। तो ये दोनों में खूब डिफरेंस कीजिएगा तो एक डिफरेंस आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध आपका स्टॉक से है
जबकि राष्ट्रीय आय का संबंध प्रवाह से होता है। ये आप दोनों ये एक डिफरेंस कर सकते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग को जो जानना है वो समझिएगा। ये राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा हो गया और ये आपका कीमत हो गया। तो कीमत, ये जो कीमत है वो दो तरह का होता है। इस कीमत को हम, दो तरह का कीमत होता है। एक कीमत को P0 मान लिए और एक कीमत को हम P1 मान रहे हैं। P0 का मतलब हो गया कि आधार वर्ष का कीमत, आधार वर्ष का कीमत, और इसको मानते हैं हम लोग वर्तमान वर्ष का कीमत। ये आधार वर्ष का कीमत हो गया, ये वर्तमान वर्ष का कीमत हो गया। कंप्लीट। राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा को हम इससे भी गुना कर सकते हैं और राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा को हम इससे भी गुना कर सकते हैं। तो जब ये दोनों से गुना करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या प्राप्त होगा। राष्ट्रीय उत्पाद को कीमत से गुना करने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। अब ये कौन सा कीमत है, आधार वर्ष वाला कीमत से जब हम राष्ट्रीय उत्पाद को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम इस राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा को वर्तमान वर्ष की कीमत से गुना कर दें, वर्तमान वर्ष की कीमत से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। तो आप लोग समझ गएंगे राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पाद और कीमत का गुणनफल होता है। राष्ट्रीय आय दो प्रकार का होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग आधार वर्ष की कीमत से गुना करेंगे तो वास्तविक राष्ट्रीय आय हो जाएगा, वर्तमान वर्ष की कीमत से गुना करेंगे तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा कि यदि हम राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कि ये नहीं दिख रहा है ना, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। हाँ, क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि राष्ट्रीय आय दो प्रकार का हुआ, एक वास्तविक राष्ट्रीय आय और दूसरा मौद्रिक राष्ट्रीय आय। तो प्रति व्यक्ति आय कितना प्रकार का होगा, तो प्रति व्यक्ति आय भी जो है सो दो प्रकार का होगा, एक वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और दूसरा मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। अब वो क्या होगा, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे, कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगा तो क्या निकलेगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकलेगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। और अगर इसमें हम देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तब तो यहाँ पर निकलेगा मेरा मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय।
कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। तो इसमें आप समझिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। राष्ट्रीय उत्पाद को एक कीमत से गुणा करते हैं तो राष्ट्रीय आय मिलता है। राष्ट्रीय आय दो प्रकार का होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय और मौद्रिक राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय की प्राप्ति राष्ट्रीय उत्पाद को आधार वर्ष की कीमत से गुणा करने पर मिलती है। मौद्रिक राष्ट्रीय आय की प्राप्ति राष्ट्रीय उत्पाद को वर्तमान वर्ष की कीमत से गुणा करने पर प्राप्त होती है। उसके बाद राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, जो दो तरह का होता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ये आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप ये और समझिएगा। आधार वर्ष की कीमत का मतलब होता है कि अभी जो वर्ष चल रहा है उसको छोड़ करके उससे पुराना वाला वर्ष में उसका कीमत कितना था। जैसे स्मारकर का कीमत अगर अभी के आज के वर्ष में इस वर्ष में इसकी कीमत 25 रुपया है तो ये कहलाएगा वर्तमान वर्ष की कीमत 25 रुपया है। लेकिन अगर हम इससे पहले चल जाते हैं, पीछे हो जाते हैं 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, और इस मार्कर का अगर कीमत 22 रुपया था तो वो कहलाएगा आधार वर्ष की कीमत। अभी वाला वर्ष की कीमत को वर्तमान वर्ष की कीमत बोलते हैं और अभी से पुराना वाला वर्ष में उसकी कीमत को आधार वर्ष की कीमत के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। एक और डिस्कशन कर लेते हैं। क्या राष्ट्रीय आय क्या होता है आप लोग समझ गए। लेखांकन में थोड़ा सा आते हैं। राष्ट्रीय आय के लेखांकन का महत्व, ये में हम लोग का क्या टॉपिक है। इसका मतलब पहले समझिए। राष्ट्रीय आय तो समझिए देश के लोगों द्वारा एक वर्ष की अवधि में कितनी कारक आय अर्जित की गई उसके योगफल को हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इसका महत्व क्या है। लेखांकन का अर्थ समझने से इसका महत्व पता चल जाएगा। राष्ट्रीय आय हम लोग एक आगे चल करके व्यक्तिगत आय भी देखेंगे। व्यक्तिगत आय का मतलब उस व्यक्ति का पर्सनल इनकम कितना है। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम लोग हमेशा हिसाब रखते हैं कि हमारे पास इनकम कितना है और ऐसा क्यों करते हैं। ये आपसे प्रश्न है, आप सोचिए और जवाब दीजिए। तो एक व्यक्ति के पास आय कितना है उसका हिसाब किताब इसलिए रखता है कि उस आय के अनुसार वो अपना खर्चा निर्धारित कर सके, किस क्षेत्र में कितना खर्चा करेगा इसका निर्धारण कर सके, कितना उसके बचत करना है इसका निर्धारण कर सके। तो इसलिए अगर व्यक्तिगत आय का हिसाब किताब रखने से इतने उद्देश्य पूरे होते हैं तो ये तो राष्ट्रीय आय देश का कुल आय है और इसका हिसाब किताब होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय के हिसाब किताब से, राष्ट्रीय आय के अनुमान से, राष्ट्रीय आय के निर्धारण से बहुत कुछ देश में की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। लेखांकन का मतलब होता है हिसाब किताब होना, हिसाब किताब करना, कैलकुलेशन होना, ये होता है लेखांकन का अर्थ। ये पता रहना चाहिए
कि देश के पास राष्ट्रीय आय कितना है। उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें निर्धारित की जाती है। जैसे बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और हर एक अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रकों की भागीदारी होती है। हर एक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करते हैं, आय का सृजन करते हैं। तब इसके योगफल को हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो लेखांकन में राष्ट्रीय आय के हिसाब किताब रखने में ये पता चलता है कि इस राष्ट्रीय आय में इसका कितना प्रतिशत योगदान है, इसका कितना प्रतिशत योगदान है, इसका कितना प्रतिशत योगदान है, ये पता चलता है। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन का महत्व क्या है कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की सापेक्षिक भागीदारी कितनी है। कुल राष्ट्रीय आय में इसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, द्वितीयक क्षेत्र का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तृतीयक क्षेत्र का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये राष्ट्रीय आय के लेखांकन से पता चलता है। दूसरा, ये तो पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व क्या है, हाँ, दूसरा महत्व है कि देखिए, राष्ट्रीय आय का सृजन की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय का सृजन कैसे होता है, तो उत्पादन के साधनों के संयोग से होता है। और उत्पादन के साधन जो होते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं, तो भूमि, पूंजी, साहस, श्रम, ये उत्पादन के साधन हो गए, ये आप लोग पहले से जान रहे हैं। और इसके प्रभावपूर्ण संयोग से क्या होता है, प्रभावपूर्ण संयोग से वस्तु या सेवा का सृजन होता है। यानी वस्तु या सेवा का सृजन होता है जिसकी मात्रा को हम लोग क्यों मान लेते हैं, और इसे एक कीमत से गुना किया जाता है तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। इसको एक कीमत से गुना किया जाता है तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो इन साधनों के कंट्रीब्यूशन से, योगदान से राष्ट्रीय आय का सृजन हो रहा है। तो ये जो उत्पादन के साधन है, ये अपना योगदान, इसके जो स्वामी हैं वो अपना योगदान मुफ्त में नहीं देंगे, बदले में कुछ लेंगे। और बदले में क्या लेंगे, तो राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा लेंगे। तो राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा लेंगे। अब राष्ट्रीय आय का मान लीजिए 100 रुपया राष्ट्रीय आय हुआ, तो इसका कितना रुपया भूमि के स्वामी को दिया जाएगा रेंट के रूप में, कितना हिस्सा ब्याज के रूप में पूंजी वालों को दिया जाएगा, कितना मजदूरी के रूप में दिया जाएगा, और कितना साहसी जो किया है उसको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन से इसका भी निर्धारण होता है, इसका भी अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों के बीच किराया, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में किस तरह वितरण हो, ये पता चलता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि कारक आय का उत्पादन के साधनों के बीच वितरण का अनुपात जानने में, उत्पादन के साधनों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण का अनुपात
जानने में इसका महत्व है। तीसरी की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्या है? तो राष्ट्रीय आय से अर्थव्यवस्था की ताकत का अनुमान लगाया जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना ज़्यादा, अक्सर माना जाता है कि वो देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा ताकतवर होगी। तो अर्थव्यवस्था की ताकत, अर्थव्यवस्था की ताकत का अनुमान लगाने में अगला, अब जाहिर सी बात है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसका निवेश भी अधिक होगा। हाँ, अर्थव्यवस्था तो उसका निवेश भी अधिक होगा, तो उसका बचत एवं निवेश अर्थव्यवस्था की बचत एवं निवेश का अनुमान करने में अच्छा, सरकार या अर्थव्यवस्था की एक जिम्मेवारी रहती है कि वो देश के लोगों को कल्याण प्रदान करें। तो कल्याण किसके हिसाब से किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आय के हिसाब से लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाएगा। तो अगला, राष्ट्रीय आय को NI लिखते हैं। राष्ट्रीय आय का कितना अंश लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाए, लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाए, इसका अनुमान लगाने में, खर्च किया जाए इसका अनुमान लगाने में इसका महत्व है। तो इस तरीके से आप लोग देख लिए हैं कि हम लोग इतना चीज़ों का चर्चा किए।